ओके, स्टार्ट करते हैं एसीसीए का फाइनल अकाउंटिंग। चलो, फाइनल अकाउंट्स अगर हम देखते हैं सोल ट्रेडर के ना, तो सोल ट्रेडर में बेटा फॉर्मेट सिंपल है। ट्रेडिंग पी&एल बनता है पहले तो, वो छोटा नहीं है, टेक्स्ट साइज सबसे पहले आएगा, ठीक आ रहा है, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, ये नेट परचेजेस हो गया बेटा। पावर ऑक्ट्रॉय, अच्छा जैसे ना विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं ना, तो जैसे टोल टैक्स पे करते हैं, ऐसे वहां पर चुंगी बोला जाता है उस चीज को। वो ग्राम पंचायत वालों का अपना टैक्स होता है, तो वो भी डायरेक्ट में जाता है क्योंकि वो रॉ मटेरियल में लगेगा। ये यूजुअली कब होता है, जैसे हम फार्मर्स वगैरह से परचेज करते हैं ना, तो वो वहां से एक स्टेट को क्रॉस करने की एक फी समझ लो आप। कैरेज इनवर्ड, और इसको बेटा कैरेज ऑन परचेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के। यहाँ पर आ गई हमारी सेल्स, अगेन नेट सेल्स, ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यही है। वो बच्चे वो सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन देख रहा है। सिंगल एंट्री जो डुअल एस्पेक्ट चलेगा वो अलग चैप्टर है, वो बताऊंगी अभी। ये इसीलिए तो ऊपर लिखा सोल प्रोप्राइटर, ये डुअल बेस्ड अकाउंटिंग है। वो होते हैं सिंगल एंट्री जो पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, कुछ एक्सट्रैक्ट मेंटेन कर लेते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बन जाती है। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फॉर द ईयर एंड वो लास्ट टाइम मैंने नया न्यूज़ वाला जो क्वेश्चन किया, देख लेते बता देते हैं। जो एग्जांपल फॉर्मेट है कर
एक बार बताना बेटा, आप कौन से पेज पे ये वाला बोल रहे हो? ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट This one? Yeah. वर्टिकल फॉर्मेट में तो बनाया हुआ सेम ही तो है। जैसे हमने देखो बेटा, सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हमने वहां पर भी तो ये किया। अगर आप उसको टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हो, टैबुलर में लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, दोनों एक्सेप्टेबल है। वहां पर दोनों एक्सेप्टेबल है। इसमें ना कुछ चीजें रह जाती हैं। कैश फ्लो जाता था ना कंफ्यूजिंग, ऐसे आंसर सही आना चाहिए, नेट प्रॉफिट बस। तो आप फिगर्स यहीं से देख लेना और क्वेश्चन वैसे ही कर लेना, ये तो हो जाएगा। एक और, जैसे ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। बेटा मेरे वाला तो 322। है ना? चलो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बेटा इसमें यही होंगे, फाइनल अकाउंट वाले। एक ही क्वेश्चन है, बाकी तो यही ऑप्शनल वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शनल वाले ही आएंगे। शॉर्ट एक्सट्रैक्ट सेव करने वाला वो तो आप सिंपल कर लो, क्योंकि वो ज्यादातर अकाउंटिंग इक्वेशन से रेज होता है। कंपनी में आपको बता देती हूँ कुछ चीजें। पहले तो वही शेयर्स पे आएगा टॉपिक इसमें, क्योंकि इतना थ्योरी तो हमें पढ़ना नहीं है। पहला पॉइंट ये पढ़ना है बेटा हमें, पेज नंबर 330।
ठीक है, तो वही ये ऑलरेडी काफी बार आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, हाँ ये सब तो ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर महीने डिविडेंड आता है, उनको प्रेफरेंस भी मिलती है, फिक्स्ड रेट पे जाता है, इक्विटी को फिक्स्ड रेट पे नहीं जाता। हाँ, नेक्स्ट ये जो थ्योरी का क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल जिनको हम वापस कर देंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, इरिडीमेबल लाइफ टाइम चलेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जिन पे देखो ना, सेकंड दे कैरी नॉट राइट टू फिक्स्ड डिविडेंड बट एंटाइटल्ड टू ऑल प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर प्रेफरेंस, तो ये इक्विटी होते हैं, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट इनको ऑर्डिनरी शेयर्स बोलती है। आओ जी, आपको इनकम स्टेटमेंट बता देते हैं पहले। हेडिंग डाल लेना बेटा, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में तो नॉर्मल टैबुलर फॉर्म में EBIT, earnings before interest and tax। लेस करेंगे इसमें से टैक्स बेटा, आफ्टर टैक्स, या इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब इसमें से जो भी अर्निंग्स टैक्स के बाद बचती, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दो पूरा। अब जो ये बचा ना बच्चे, ये बचा है अर्निंग अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन, ठीक है। ये जो आया ना बच्चे, अब इसको क्या करो, ये जो ई आएगा इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा अर्निंग पर शेयर हाँ कितनी हुई, ठीक है। ये नोट कर लो। हाँ जी,
You are done. डन बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है ना, सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू किया, तो उसमें से पहले प्रेफरेंस दिया हमने। प्रेफरेंस देने के बाद ये है बेटा मेरे पास 333। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 8400 गिवन है क्वेश्चन में। 8400 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसके बाद प्रेफरेंस दोगे। इन्होंने ऑलरेडी 7000 में से सारा पैसा डिविडेंड नहीं देना चाहते। इन्होंने बोला 50% हमारा डिविडेंड हो गया बेटा, और 50% हम सेव करके रखना चाहते हैं रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग्स की तरह। बस यही बताना था, बाकी तो सब थ्योरी है। थ्योरी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है 50% सेव हो जाएगा, 50% आप देना चाहते हो, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हम तो पूरा दे देते हैं। हाँ, बाकी इसमें से बेटा यूजुअली यही क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथराइज्ड इशू, कॉल्ड अप एंड पैड, मतलब एक एक सेंटेंस में डिफरेंस लिखना होगा। बाकी इसमें से कभी कोई क्वेश्चन रेज नहीं। रिजर्व्स का भी यहाँ से कुछ नहीं आता। अच्छा, शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू होते हैं, मतलब फेस वैल्यू से थोड़ी ज्यादा अमाउंट पे आप इशू कर सकते हो। तब कर सकते हो बच्चे जब आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी हो। बाकी सरप्लस वगैरह हमें यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना। डिविडेंड आपको पता है क्या होता है बच्चे, डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में दोगे तो इंटीरियम, फाइनली दोगे तो लास्ट। इसमें से ना ऐसा कोई क्वेश्चन रेज होता नहीं। रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 5 तरह से होती है बेटा। रेवेन्यू रिजर्व रख सकते हो, रिटेन अर्निंग्स की तरह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल सकते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनअप्रोप्रिएटेड, कुछ भी बोलो मीनिंग वही रहेगी। वो बचा हुआ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को देने के बाद बचा। रिजर्व हमेशा बच्चे प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी को डील करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और रिजर्व हमेशा ना, मैं अगर बोलूं आपको, पॉजिटिव पार्ट के लिए बनाए जाएंगे, कुछ अच्छे कामों के लिए। प्रोविजन जो होते हैं वो अनसर्टेनिटी के लिए। हाँ, अच्छा, बोनस इश्यू क्या होता है बच्चे, जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हो तो कंपनी क्या सोचती है कि अगर मेरे पास कोई एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है ना, तो मैं शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दूं। ठीक, और उसके बदले में आप शेयर होल्डर्स से कुछ लोगे नहीं। ठीक है, यूनिलैटरल। ऐसा कंपनी करती है वैसे। अच्छा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। हाँ, टॉप 5 में बहुत सारी बच्चे ऐसी भी कंपनी है जैसे कि बिरलास ग्रुप, जिनके बारे में ना हमने काफी सुना नहीं। अदानीज ग्रुप, एक्चुअली ये क्या होती है, ये मीडिया में थोड़ी कम आती है। हाँ, बट इनकी ऐसे ये बोनस वगैरह ये चीज तो मीडिया टेक्नोलॉजी में अगर बच्चे वो बोनस है, ये बोनस शेयर्स है। जैसे हमारे शेयर होल्डर्स के पास में 10-10 शेयर है, हमने बोला जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर हम फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं, तो अब आपकी 11 हो गए शेयर, और बदले में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा मुझे। 10 शेयर तो खरीदता होगा, एक एक भी खरीदते हैं बेटा, कई बार कंपनीज के शेयर्स बहुत महंगे होते हैं ना। जो लोग देखो शेयर होल्डर्स ना, कुछ जो शेयर होल्डिंग है ना 10-20% वो होती है मेजर शेयर होल्डिंग। जैसे मैंने 1% शेयर, 2%, तो मेरे पास 10,000 शेयर है, 20,000 शेयर है। जो छोटे मोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, वो 2-4 शेयर खरीदे आज ही बेच दिए, सुबह खरीदे, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं ना। हाँ, यस, 80% शेयर होल्डर यही काम करते हैं।
बट मोस्टली जो शेयर्स की वैल्यू होती है, अगर मैं इंडियन कंपनीज की बात करूं तो उनके शेयर होल्डर पे जो फेस वैल्यू होती है वो नहीं बदलेगी। जो मार्केट वैल्यू है ना वो टाइम के हिसाब से बदल जाती है। कोविड के टाइम पे फार्मा इंडस्ट्रीज के शेयर्स बढ़ गए। आईआरसीटीसी ने रेलवेज को जब प्राइवेटाइज किया था तो आईआरसीटीसी का शेयर कितना महंगा आ गया था। तो बस ये सिचुएशन के हिसाब से। तो सेकेंडरी मार्केट में जो लोग यूजुअली अर्न ही इस सबसे करते हैं तो वो एक ही कंपनी के शेयर के डिविडेंड के लिए थोड़ा ना वेट करते हैं। ये तो जो फेस वैल्यू शेयर्स की होती है वो नहीं थी, वो चेंज नहीं होती बेटा। वो तो कंपनी ने जब प्राइमरी मार्केट में इशू किया ना वो फेस वैल्यू है। उसके बाद सेकेंडरी कंपनी के अगर 100 रुपए का शेयर इशू करते हैं मार्केट में 800 900 1200 1400 का भी पहुंच चुका होता है। कई बार लॉस भी हो जाता है। बट अगर हम इंडिया में कि यूएस की मार्केट में अगर ऐसा कुछ सोचे तो बहुत ज्यादा अपने हमें एक्सपेंसिव बहुत एक्सेस में पड़ेगा ना, करेंसी कन्वर्ट करनी है, फिर टैक्सेस वगैरह। हाँ बट आजकल ये हो चुका है ना कि शेयर होल्डिंग्स पे जो इनकम आती है डिविडेंड आता है वो टैक्स कट के आता है, डिडक्ट होके आता है। जो डीडीटी है वो कंपनी ऑलरेडी कट करके देती है। तो अर्निंग्स यूजुअली लोग ना आफ्टर टैक्स ही कंसीडर करते हैं। बट अगर हमें शेयर्स खरीदना है तो अपने आप हमें तो टैक्स भी करना पड़ेगा। किस चीज का बेटा? ये शेयर्स खरीदने पे टैक्स। शेयर्स खरीदने में कोई टैक्स नहीं है। शेयर को सेल करोगे जो इनकम होती है उस पे टैक्स है, कैपिटल गेन। परचेजिंग ऑफ एसेट पे तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन व्हेनेवर यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम देम, जैसे प्रॉपर्टी आप परचेज कर लो, मैं आपसे उस पर टैक्स थोड़ी मांग रही हूँ। जब आप सेल करोगे उसको बेनिफिट में तो मैं कैपिटल गेन मांगूंगी ना। पढ़ो फिर राइट इशू पढ़ो। डबल एंट्री वाला क्या चीज है ये? कहाँ बेटा? जैसे पीछे जो क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल प्रैक्टिकल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स है, बोनस इशू दे रहे हैं। एक शेयर जिसको 4 मिला हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली आप रेशियो कर लोगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स ही तो बढ़ाने हैं इनटू 4। अभी चैप्टर फिनिश होगा ना, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगी जो करने हैं बस। हो गए तो हाँ ऑलमोस्ट। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिकल रेज नहीं होता ना, जैसे जनरल एंट्रीज करते थे हम, बड़ी बड़ी प्रेफरेंसेस और उसकी। अब राइट इशू क्या होता है बच्चे? जब भी हम मार्केट क्या करती है, यूजुअली कोई भी नया क्लास ऑफ शेयर मार्केट में इशू करेगी तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि अगर आपने खरीदना है तो आप खरीद लो, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ अगर मैं बोलूँ ना, एक प्रिविलेज दे रही हूँ मैं आपको, एक राइट दे रही हूँ कि मार्केट में जाने से पहले आपको लेना तो ले लो, आपने नहीं लेना तो फिर मार्केट में सेल होगा। बट बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ा सा मार्केट प्राइस से कम पे मिल जाएगा, कैन गेट अ डिस्काउंट। अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी शेयर होल्डर को दी। हाँ बट जरूरी नहीं है कंपनी डिस्काउंट दे या ना दे, ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन है आपकी। फायदा क्या होता है? कंपनी को जल्दी कैश मिल जाएगा ना, बाहर मार्केट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ देखो जैसे यहाँ पर है ना, डिसाइड टू मेक अ राइट इशू आफ्टर द बोनस इशू, टर्म्स आर 1 for 5, 1 न्यू शेयर मिलेगा, जिनके पास ऑलरेडी 5 है 1.20। अब आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो बस यही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आता। टैक्सेशन, डिविडेंड, ये सब कुछ नहीं, जस्ट रीड करना है इसको। इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रेज होता। देख रहे हो इसकी समरी कितनी छोटी है, इसलिए फिल्टर बिजनेस वाले चैप्टर्स इतनी छोटी इतनी छोटी उसमें नहीं होती।
काश होती। हाँ वो थियोरेटिकल है ना एक्चुअली, बट वो ना समटाइम्स इंटरेस्टिंग हो जाता है कुछ पार्ट को छोड़ के। मैम यू शुड नॉट से दिस एक्चुअली। यस, मैं ना सुन लेती हूँ मन की आवाज, मुझे पता है समटाइम्स। आपको देखना है पेज नंबर 349 बस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और यहाँ पर भी यही है बेटा ऑलमोस्ट, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो पहले फिक्स्ड एसेट्स जो भी नॉन करंट, करंट टोटल एसेट्स आ जाएंगी, फिर लायबिलिटी में जाएंगे तो पहले कैपिटल आ गई बेटा, लॉन्ग टर्म फिर करंट, बस यही है हमारे यहाँ भी यही है। सेम। ये आ गया नेट प्रॉफिट, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको। बस थ्योरी रह गई, जो बेटा देखो जो प्रैक्टिकल पार्ट एग्जाम में आने वाला है ना वो निकल चुका, बाकी सब थियोरेटिकल पार्ट है, और थ्योरी हम इंट्रोडक्शन के टाइम काफी अच्छे से कर चुके हैं, तो ये वही वाली रिपीट होगी। अभी बता ही देती हूँ ना आपको, इस चैप्टर में इससे ज्यादा आप कुछ और नहीं पढ़ोगे। ACC को सिर्फ दो ही कंटेंट्स है ना, इनमें बीपीटी वाला ये वाला और एक दूसरा है कोई IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारा, जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना, बच्चे ऐसे ही है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 18 जो है वो रेवेन्यू का है, और IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। अच्छा पेपर में ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन IFRS 15, सिर्फ नाम दे देगा वो, और रेवेन्यू जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर से मिलते हैं, आपको पता ही है बच्चे की, कैश जो भी मिलेगा सेल्स से मिलेगा, फिर डिस्काउंट सेटलमेंट जो भी आप करोगे वो सारा बस यहाँ पर बताना है। देखो साफ लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी सेक्शन 2 में पढ़ चुकी हो, ठीक है, तो वो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो दिखा ना कहाँ से आएंगे पैसे, सेल ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से। तो एक टॉपिक दे रही हूँ ये वाला, मार्क कर लेना बेटा, इतना 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 सिर्फ एस्टैब्लिश तक। मार्क करते रहना बस जो जो पढ़ना ना, ताकि आप जब पढ़ने बैठो ना तो आपको फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट ना हो। आ जाओ ये वाला पार्ट बेटा, हाँ ट्रांजैक्शन प्राइस तक। हाँ बस ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, इस तरीके से। एग्जाम्पल ये प्रैक्टिकल नहीं है बच्चों, वो थ्योरी है कि कैसे कैसे आप निकालोगे। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 367 का क्वेश्चन पढ़ लो इसको भी, एक सेकेंड।
रीड कर दिया चले हाँ बट इसमें यही बताना है कि रेवेन्यू कैसे कैसे रिकॉग्नाइज होगा बस। इसके नीचे जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ एक बार, पेज नंबर 368। सभी कुछ बनाना है। आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिटेल्स डाल देना, जो हमने भी इनकम स्टेटमेंट के बाद बनाया ना, कितना शेयर्स को कितना अमाउंट मिलेगा उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। चलो अब ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ये देखना है हमें। कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम पे देने पड़ते हैं। आफ्टर द रिपोर्टिंग बच्चे जैसे किस तरीके से होती है ना, कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी, कुछ रेक्टिफिकेशंस आ जाती हैं, कुछ चीजें हमें बाद में पता चलती हैं। तो कई बार इवन जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होते हैं वो फेवरेबल भी होंगे और अनफेवरेबल भी होंगे। जैसे गवर्नमेंट कुछ ऐसा लाए जिससे फेवरेबल रिजल्ट्स आ रहे हो तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे। बट जो अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल का मतलब ये बोलूंगी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, जिसको ऑप्ट करने से पहले लोग सोचेंगे। जैसे अभी फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने जो बिल निकाला वो क्या हो गया,
अनफेवरेबल हो गया ना, क्योंकि लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको. Events after the reporting period between the reporting date and the date the financial statements are authorized, events may occur which show that assets and liabilities at the reporting date should be adjusting क्या होती है, वो conditions देखेंगे कि उस टाइम पर क्या है, adjust होने के chances हैं या नहीं. देखो जैसे यहाँ पर है, events that provide further evidence of condition that existing at the reporting date should be adjusted for in the financial statements. Standard requires adjustments of assets and liabilities in certain circumstances. An entity shall adjust the amounts recognized in its financial statement to reflect adjusting events after the recording period. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हमने अपना डेटा बनाया तो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, अब thus confirming that trade account receivable balance at the year end is uncollectible. नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है बच्चे, द स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट वेयर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन हैव डिटोरिएटेड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, it may be necessary to reconsider whether the going concern assumption is appropriate in the preparation of financial statement. और एग्जांपल क्या है हमारे पास एडजस्टिंग इवेंट्स के, इवन एविडेंस ऑफ अ परमानेंट डैमिनेशन इन प्रॉपर्टी वैल्यू कई बार हो जाती है ना, डिक्लाइन हो गई, सेल ऑफ इन्वेंटरी आफ्टर द एंड, कई बार होता है शॉप क्लोज कर रहे हैं, फिर कोई कस्टमर आ गया तो क्लोजिंग तो हो चुकी होती है ना उस दिन की, इंसॉल्वेंसी, कोई लीगल या इंश्योरेंस क्लेम एडजस्ट करना था, एसेट का सेल और परचेज, कोई फ्रॉड या एरर मिल जाए बाद में. कौन से इवेंट्स ऐसे हैं बच्चे जिनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. द स्टैंडर्ड देन लुक्स द इवेंट व्हिच डू नॉट, एंटिटी शैल नॉट एडजस्ट द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट नॉन एडजस्टिंग सस्पेंस अकाउंट के बाद उसको बैलेंस करते हैं ना इस तरीके से. कोई इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई, मार्केट वैल्यू फॉल हुई है ना, आपको क्या मतलब, हमारी बुक्स में तो बुक वैल्यू ही चलेगी, तो वो जो चीजें होती हैं यूजुअली वो फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. इस चैप्टर में जो दो चीजें याद रखनी है ना, वो एग्जांपल्स याद रखने हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स की और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की. पहला और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है. देखो क्वेश्चन है ना, अब आपको बताना पड़ेगा इनमें बच्चे की, ये जैसे मेरे सामने है 7 ऑप्शन, इन 7 ऑप्शंस में किन में एडजस्टमेंट चाहिए और किन में नहीं चाहिए, तो वो आप जब ऑप्शंस पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा. यही है इस चैप्टर में, यही है बेटा. हाँ बस एक ही था. एक काम करते हैं, कैश फ्लो बता दूं? नहीं अभी इवेंट्स वाला जो क्वेश्चन है ना, एडजस्टिंग इवेंट्स वाला, ये कर लो बस. हाँ क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपके लिए. बस एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो अभी थोड़ा सा ना, ये एक पार्ट बताना. receipt of proceeds of sale or after or other evidence concerning the net realizable value of inventory. बच्चे ये वाला जो है जिसे एसेट स्टॉक सेल होता है ना, तो कई बार कैश जो हमने प्राइस डिसाइड किया उससे ज्यादा पे भी हो जाता है, कम पे भी हो जाता है, तो वो जो नेट वैल्यू रियलाइजेबल आई है वो आपको बाद में कंसीडर करनी पड़ेगी. वो तो करनी पड़ेगी ना क्योंकि वो रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा ना. हाँ होगा, इट रिक्वायर एडजस्टमेंट.
फर्स्ट वाला भी एडजस्ट करना होगा, परचेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। बच्चे ईयर एंड के बाद कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो वो नेक्स्ट ईयर पे चली जाएगी ना, उससे पुराने ईयर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला ना, इस वजह से ईयर एंड के बाद ना आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे या कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदे तो उसकी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी थी ही नहीं ना बुक्स में, तो वो एक दिन बाद चली जाएगी। आपको बस एक छोटी सी हिंट देती हूँ, कुछ भी ऐसा करो जिसकी वजह से ना इम्पैक्ट पिछले साल पे जाए। अब जो फायर का लॉस हुआ ना उससे पिछले साल के बिजनेस पे कोई लॉस नहीं, इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर पे पड़ेगा। ठीक है, ईयर तो क्लोज हो चुका, स्टॉक सेल हो चुका, अब जो स्टॉक सेल नेक्स्ट ईयर होता वो लॉस हुआ ना तो उसको फिर नेक्स्ट ईयर में कंसीडर कर लेना। आप ना इसकी छोटी सी हिंट है इसको करने की, कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी सिचुएशन या इवेंट आपके सामने दिए हुए ना, क्या उस इवेंट का इम्पैक्ट रहेगा लास्ट ईयर पे या नहीं। जैसे रहेगा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो रहने देना। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो के साथ। अब मेरे हिसाब से 3-4 चैप्टर बचे हैं बस, उसमें से भी आपकी थ्योरी ज्यादा आएगी। उसमें से भी थोड़ी